बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएटिंग कमेंट्स। और मैं ये नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी रेडी किया है कि आपके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी हो जाए। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। द टॉपिक इज फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचर्स लर्निंग एंड नॉलेज बिल्डिंग प्रैक्टिस। अब नॉलेज कन्वर्जन मॉडल, अब यहाँ पर है फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचर्स लर्निंग एंड नॉलेज की बेस पर टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन टीचर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, द नॉलेज कन्वर्जन मॉडल इज यूज फॉर लर्निंग एंड नॉलेज। नॉलेज कन्वर्जन नाम से पता चल रहा है कि नॉलेज को कन्वर्ट करना है हमने। अब नॉलेज कन्वर्जन में क्या चीज होगी? नंबर वन, नॉलेज क्रिएट किया जाएगा। जब क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमने इसको ट्रांसफर करना है। अब नॉलेज जब ट्रांसफर करना है तो इसमें दोनों वेज यूज किए जा सकते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। बोथ फॉर्म्स कैन बी यूज टू ट्रांसफर द नॉलेज अक्रॉस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स के इंडिविजुअल्स के दरमियान में, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दिस इज द नॉलेज कन्वर्जन मॉडल कि नॉलेज क्रिएट किया जाए और उसको ट्रांसफर किया जाए बाय यूजिंग बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म्स। अब फोर नॉलेज कन्वर्जन स्ट्रेटजीज हैं। व्हाट आर द नॉलेज कन्वर्जन स्ट्रेटजीज? देयर आर फोर। द नंबर वन, सोशलाइजेशन, SECI is a mnemonic used for this, सिखाए socialization. Number two is externalizing, and number three combination, number four one is the internalization. सबसे पहले ये नीचे चारों मेंशन भी किए हुए हैं। सोशलाइजेशन क्या है? इट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के मेंबर जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली नॉलेज कन्वर्ट होगा और ट्रांसफर होगा। एक्सटर्नलाइजेशन, पब्लिशिंग रिफ्लेक्शंस के आपने जो रिफ्लेक्शन की या नॉलेज गेन किया उसको पब्लिश किया जाए कमेंट्स फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स के, उस और उसके बारे में जब कम्युनिटी मेंबर से कमेंट्स आएंगे तो ये आप एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं इसको। एक्सटर्नलाइजेशन का वर्ड एक्सटर्नल से भी आप याद रख सकते हैं कि आपने इसको आउट करना है और जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। एंड देन कॉम्बिनेशन के आप कोलैबोरेटिव क्रिएशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज या फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी नॉर्म्स एंड विजन्स, यानी कि आप जो नॉलेज है उसको, और जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है या फिर इंडिविजुअल नॉलेज है, आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन इनका यूज कर रहे होते हैं। द फोर्थ वन इज इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में क्या है कि मॉनिटरिंग कम्युनिटी मेंबर्स रिफ्लेक्शंस एंड लर्निंग फ्रॉम देम, कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं आपने उनको मॉनिटर किया, उनको ऑब्जर्व किया और उनसे आप लर्न कर रहे हैं विद इन द कम्युनिटी, के आप उसी के अंदर रहते हुए एक दूसरे से सीख रहे हैं। प्लानिंग ऑन कम्पिटेंस डेवलपमेंट, इसमें आप अपनी जो अपना जो कम्पिटेंसी होती है, जो अपना पोटेंशियल होता है वो डेवलप कर रहे होते हैं। द प्रोसेस फॉर पर्सनल थ्योरी बिल्डिंग। पर्सनल थ्योरी क्या चीज़ है? पर्सनल थ्योरी में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक एक्सप्लेनेशन, द सेकंड वन इज प्रिडिक्शन। इट इज आल्सो दीज आर आल्सो द एम्स ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, कि जब आपने पर्सनल थ्योरी बिल्डिंग का आपने अब खुद से एक थ्योरी जनरेट करनी है, खुद से, इन अ सेंस कि आप उस पर वर्क करेंगे, कोई सैंपल ऑफ पॉपुलेशन ले लेंगे, आपने सैंपल लिया, उस पर स्टडी किया, उससे डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया, फिर आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। दिस इज द पर्सनल थ्योरी बिल्डिंग। अब इसके दो एम्स हैं, नंबर वन एक्सप्लेनेशन, नंबर टू प्रिडिक्शन। के आप उसमें एक एक्सप्लेनेशन देंगे, नंबर टू आप उसमें प्रिडिक्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो किसकी वजह से हो रही है, प्रिडिक्टर क्या है उसका। ठीक है। अब थ्योरी बिल्डिंग एग्जांपल, थ्योरी बिल्डिंग की डेफिनेशन है कि अटेम्प्टिंग टू कंस्ट्रक्ट एंड इवैल्यूएट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि ये एक अटेम्प्ट है बिल्ट अप करना के लिए या फिर इवैल्यूएट करने के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने एम ऑफ थ्योरी बिल्डिंग की, पनिशमेंट डिटर्स बैड बिहेवियर, कि पनिशमेंट बैड बिहेवियर को रोकती है। अब इसमें देखें, जो इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और इसमें जो पनिशमेंट है इट इज प्रिडिक्टिंग दिस बैड बिहेवियर, कि बैड बिहेवियर जो है स्टॉप होगा बाय पनिशमेंट, पनिशमेंट की वजह से। तो इम्प्रूव टीचिंग इंक्रीजेस स्टूडेंट अचीवमेंट, के स्टूडेंट की अचीवमेंट इम्प्रूव, टीचिंग अगर इम्प्रूव होगी स्टूडेंट की अचीवमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी पॉजिटिव वे में। तो अब ये वाले जो वेरिएबल हैं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं आउटकम को, तो अब इसमें प्रिडिक्शन होगी। अब इस पर
जो थ्योरी बिल्टअप होगी कि ये क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, लॉजिकल रीजंस क्या हैं, किस वजह से हो सकती है कि पनिशमेंट डिटर्स बैड बिहेवियर, किस वजह से है, क्यों है, इस लॉजिकल रीजंस क्या है बिहाइंड दिस, तो ये सब एक्सप्लेनेशन में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं बाय इन थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग अब दो तरह से ऑपरेट होती है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, सेकंड एम्पिरिकल लेवल पर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल में क्या है, इसमें आइडियाज, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया हाइपोथेसाइज करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। देन एम्पिरिकल लेवल में क्या होता है कि हम इसमें एम्पिरिकल एविडेंस फाइंड आउट करते हैं, हम इस पर एनालिसिस करके रिजल्ट्स इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। इश्यूज क्या है डेवलपिंग जो पर्सनल थ्योरी डेवलप करने में कुछ इश्यूज हैं, विचार कि आपने एक थ्योरी बिल्डअप की लेकिन पीपल आर अनलाइकली टू चेंज देयर बिलीफ, पीपल्स के बिलीव्स वैल्यूज नॉर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे होते हैं। अब आपने थ्योरी लिख दी कि ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं या फिर इनका ये एटीट्यूड है रिगार्डिंग एनी पॉइंट, लेकिन उनका बिलीव या वैल्यू नॉर्म्स विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाएंगे, तो वो थ्योरी फिर बिल्डअप करने में ये इश्यू क्रिएट होगा। सेकंड, इंटेंशन टू लर्न स्प्रिंग्स फ्रॉम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस, के जब आपको कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है आप उससे सीखते हैं, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्रॉब्लम चेंज होंगी, न्यू प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपका जो इंटेंशन है वो चेंज होगी, आपकी लर्निंग चेंज होगी, तो अब आपकी जो थ्योरी है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। देन इंटेंशन टू लर्न इज एसेंशियल टू रिकर्सिव प्रोसेस ऑफ पर्सनल थ्योरी बिल्डिंग, दिस इज द थर्ड इशू। Then a process of personal theory building. What is theory? Theory क्या चीज है? Coherent set of general propositions है used as principle of explanation of the apparent relationship of certain observed phenomena, कि आपने एक specific phenomena observe किया और उसके बारे में आपने एक पूरा ऐसे या कोई पैराग्राफ जनरेट किए, आपने उसकी रिपोर्ट कोई डॉक्यूमेंट बना ली, दिस इज द थ्योरी। अब गुड थ्योरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड थ्योरी, या कौन कौन सी चीजें हैं जो गुड एक अच्छी थ्योरी बनाती हैं। नंबर वन, वैलिडिटी। अब आपको दो चीजें मैं बताऊंगी, एक होता है वैलिडिटी, एक होती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि कोई चीज कितनी वैलिड है टू मेजर एनी वेरिएबल। सपोज एग्जांपल, थर्मामीटर है, उससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है, थर्मामीटर इज वैलिड टू मेजर द टेम्परेचर। अगर मैं कहूँ थर्मामीटर से मैं प्रेशर मेजर कर रही हूँ, दैट इज नॉट वैलिड, तो थर्मामीटर इज नॉट वैलिड टू मेजर प्रेशर। तो और दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। बेसिकली जो थ्योरी है दैट दैट शुड बी वैलिड, के उसमें जो फिनोमेना स्टडी किया जा रहा है वो उसी के लिए वैलिड है। और रिलायबिलिटी क्या चीज होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रिलायबल रिजल्ट दे रहा है, कि थर्मामीटर है उसमें मैंने एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया 98 फ़ारेनहाइट शो कर रहा था, दोबारा थोड़ी देर बाद मैंने वो दोबारा उसी वक्त मैंने उसी थर्मामीटर से दोबारा पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया, अगेन 95 आना चाहिए। अगर वो थर्ड टाइम भी 98 आ रहा है, इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल, दैट इज कंसिस्टेंट, दैट इज गिविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अगर वो हर बारी में मतलब उसी वक्त आपने दो तीन दफा चेक किया और अगर वो आपको रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है, डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, इट मींस दैट इज नॉट रिलायबल। ठीक है, तो गुड थ्योरी शुड बी वैलिड, देयर शुड बी वैलिडिटी इन गुड थ्योरी, और जनरलाइजेबल होनी चाहिए कि थ्योरी जो आपने एक स्मॉल सैंपल, आपने एक स्टडी सैंपल लिया, कुछ लोगों पर जो आपने रिसर्च वर्क किया, उसके बारे में मेंशन किया, वो आप तमाम पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हो। देन रेप्लिकेशन, कि उस थ्योरी में जो लिटरेचर में रिजल्ट्स आए हैं वो उस थ्योरी में शुड बी रिपीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लिटरेचर में रिजल्ट्स जो आए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टडीज उस पर हो चुकी हैं और वो प्रूव फैक्ट्स थी, लेकिन आपकी थ्योरी में वो ऑपोजिट आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी थ्योरी में रेप्लिकेशन नहीं हुई, और इट मीन्स योर थ्योरी इज नॉट गुड। देन कंस्ट्रक्ट, इसमें थ्योरी शुड बी, कंस्ट्रक्ट का मतलब है प्रोडक्टिव, थ्योरी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि आप उस थ्योरी से न्यू थ्योरीज ड्राइव कर सकते हो आप उस थ्योरी। और सेकंड ये कि उस थ्योरी में आप वेरिएबल का यूज किया हो आपने, वेरिएबल इन अ सेंस कि स्कूल लीडरशिप को आपने स्टडी कर लिया, सपोज ऑनेस्टी या एफिशिएंसी। थर्ड, द फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड थ्योरी इज प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस क्या है, ये बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके दरमियान में लिंकेजेस जो डेवलप हो रहे हैं, दैट इज प्रोपोजिशन। ये कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उन कॉन्सेप्ट के दरमियान में जो इंटर लिंकेजेस हैं या वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, दे आर द प्रोपोजिशंस। यहाँ पर आप देखें प्रोपोजिशन क्या कॉन्सेप्ट है कि पनिशमेंट, कॉन्सेप्ट बी अटेंडेंस, कि पनिशमेंट की वजह से अटेंड, अगर आप पनिशमेंट देंगे स्टूडेंट्स को, अटेंडेंस इंक्रीज होगी।
पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चे छुट्टियां करेंगे। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल है कि आपने एक प्रॉब्लम या स्टेटमेंट, वो जो आइडिया है वो जनरलाइज अभी उसको सोचा है, ठीक है। आपने अब इसकी अगर शॉर्ट स्टेटमेंट देंगे, जो आपने ऑब्जर्व किया उसके अगर आप शॉर्ट स्टेटमेंट देंगे, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस के शाउटिंग एट स्टूडेंट्स इंक्रीजेस अटेंडेंस बाय 50%। अब ये एक शॉर्ट बन गई स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, और इस लेवल को हम कहते हैं एम्पिरिकल लेवल। एब्स्ट्रैक्ट लेवल में आपने वेरिएबल दो ले लिए, आपने प्रपोज कर लिया एक, ठीक है। फिर आपने एक स्टेटमेंट दी, आप उसको एम्पेरिकली अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये एम्पिरिकल लेवल आता है। एम्पिरिकल लेवल टू ऑनवर्ड आपने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है बेसिकली, और इस पर पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई की जाती है। व्हाट मेक्स अ गुड हाइपोथेसिस? अब गुड हाइपोथेसिस की क्या में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए? नंबर वन, इट शुड बी प्रीसाइज। एक अच्छा हाइपोथेसिस प्रीसाइज होता है, छोटा होता है, शॉर्ट स्टेटमेंट होती है। नंबर टू, इसमें स्पेसिफिक वेरिएबल्स होते हैं हाइपोथेसिस में मेंशन, जो कि मेजरेबल हों। नंबर थर्ड, स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, और जो वेरिएबल हमने इसमें मेंशन किया वो उनका आपस में रिलेशनशिप कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करता हो ये। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है, शाउटिंग एट स्टूडेंट कॉजेज इंक्रीज इन स्टूडेंट अटेंडेंस। अब यहाँ पर शाउटिंग इज वन वेरिएबल, स्टूडेंट अटेंडेंस इज अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो सेकंड इसका है गुड हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक, ये फुलफिल हो रही है यहाँ पर कि इसमें वेरिएबल हमने यूज किया और ये वेरिएबल मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है इनको। सेकंड, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है, प्रिसाइज है। और थर्ड, अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ये जो थर्ड स्पेसिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है, ये फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया। ये गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन द डबल मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव थॉट। रिफ्लेक्सिव थॉट, अगर हम कोई रिफ्लेक्टिव कोई क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं तो इसमें डबल मूवमेंट कैसे है? इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इंडक्शन, डिडक्शन। इंडक्शन क्या है कि आपने कोई प्रॉब्लम या कोई फैक्ट वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। नंबर टू, आपने उस पर एक स्टेटमेंट दे दी, टेंटेटिव हाइपोथेसिस दे दिया। फिर आपने उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया। इज द प्रोसेस वी यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ठीक है, दैट इज डिडक्शन। तो ये जो सारा प्रोसीजर जो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज डिडक्शन। देन यूजिंग एविडेंस। एविडेंस क्या चीज होती है? सबूत। कि अब जब हमने जो इतने स्टडी कर रहे हैं, हमने इसके लिए एविडेंस कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं? एविडेंस फ्रॉम ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट से लिया जा सकता है। अपनी प्रैक्टिस जो आप अपने खुद अपने एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, दूसरों से एविडेंस ले सकते हैं। बिलीफ, नॉलेज, स्किल्स और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर भी यूज किया जा सकता है। इंक्वायरी की जा सकती है हैबिट ऑफ माइंड के बारे में। देन एविडेंस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग यूज किया जा सकता है। बिलीफ, नॉलेज, स्किल्स यूज कर सकते हैं। ये जो ऊपर इन्होंने मेंशन किया, यही अगेन यहाँ रेपिटेशन हुई है। मीनिंग ऑफ the meaning of the evidence for practice क्या है? sufficient understanding to make relevant adjustment to practice। कि आपने एक रेलिवेंट एडजस्टमेंट अपने प्रैक्टिकली, जो आपका नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करना है तो उसको एडजस्ट करना होगा सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग की बेस पर। देन एविडेंस इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन। एविडेंस इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन में क्या आता है कि रेलिवेंट एविडेंस आप यूज करें, या फिर इंक्वायरी हैबिट ऑफ माइंड यूज करें, या फिर थर्ड वन रिलेशनशिप होना चाहिए, शुड बी रिस्पेक्ट, दैट शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड चैलेंजिंग। नीचे इस डायग्राम में आ जाए, जिसमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग टू मेक रेलिवेंट एडजस्टमेंट टू प्रैक्टिस है कि मीनिंग ऑफ एविडेंस यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स डू वी एज अ टीचर नीड। ऐसा कौन सा नॉलेज है जो हमें एज अ टीचर जरूरत है, जो होना चाहिए? जब ये क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी थिंकिंग स्किल प्रमोट होगी, डीपन प्रोफेशनल नॉलेज एंड रिफाइन स्किल्स होनी चाहिए। जब प्रोफेशनल नॉलेज डीप डीप होता जाएगा, आप स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस में। स्टूडेंट की एंगेजमेंट के बाद व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ओवर चेंज एक्शन, के हमने जो अपने टीचिंग प्रैक्टिस में चेंज लाया है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इसका एक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या आया है। व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स, जब उस रिस्पॉन्स से हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि फर्दर स्टूडेंट्स को मजीद किन स्किल्स की या किस तरह के नॉलेज लर्निंग की जरूरत है। दिस इज द रेलिवेंट एडजस्टमेंट टू प्रैक्टिस के जरूरत के मुताबिक आपने अपने नॉलेज को एडजस्ट करना है और अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को एडजस्ट करना है। अच्छा, अब वन बाय वन के एविडेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से एविडेंस लेने के लिए क्या है कि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्या पता है, स्टूडेंट्स अभी क्या जानते हैं, और स्टूडेंट्स को न्यू क्या चीज चाहिए।
तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से पूछकर हमें पता चल जाएगा उनके नीड्स के बारे में। देन एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ओन नॉलेज एंड प्रैक्टिस, आप अपने नॉलेज या प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि आपके पास कितना नॉलेज है, लिटरेचर में कितना नॉलेज है, आपको न्यू नॉलेज कितनी ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को जो नॉलेज की ज़रूरत है आप वो न्यू नॉलेज गेन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब इफेक्टिव आप आपके अपने नॉलेज या प्रैक्टिस से आप एविडेंस ले सकते हैं। देन 3 फील्ड्स ऑफ नॉलेज है। व्हाट इज नॉन, कि ऑलरेडी लिटरेचर में क्या पता है, क्या नॉन है, द नॉलेज फ्रॉम थ्योरी रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिस। व्हाट वी नो, और हम क्या जानते हैं, द नॉलेज ऑफ दोज इन्वॉल्व, व्हाट प्रैक्टिशनर्स नो, कि हम क्या जानते हैं, ठीक है। और फिर के लिटरेचर में क्या है, हम क्या जानते हैं, और न्यू नॉलेज। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन न्यू नॉलेज जनरेट कैसे किया जाए, द न्यू नॉलेज दैट वी कैन क्रिएट टुगेदर थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क, कि हम कोलैबोरेटिव वर्क विद इन द कोलीग्स करके न्यू नॉलेज कैसे जनरेट करें। दीज आर द 3 फील्ड्स ऑफ नॉलेज। अच्छा, इसके बाद द यूज ऑफ एविडेंस फॉर प्रोफेशनल लर्निंग कैन नॉट बी अ सिंगल इवेंट, ये एक सिंगल इवेंट नहीं हो सकता, बल्कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ साइकिल है आइडेंटिफाई करना, कि स्टूडेंट को क्या पता है और उनको क्या सीखने की जरूरत है, टीचर को क्या पता है, व्हाट टीचर्स नोस एंड नीड टू लर्न, उन्हें सीखने की क्या जरूरत है, और इन इस बेसिस पर डिसाइड करना व्हाट कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। देन जब स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो हम चेंजेस को नोटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, टीचर्स नॉलेज मैनेजमेंट, टीचर के नॉलेज को मैनेज कैसे किया जाए। थ्री बेसिक मीन्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एक्विजिशन है, कि जो नॉलेज एक्वायर किया जाता है, नॉलेज हासिल किया जाता है, उसके 3 जराए हैं। नंबर 1 डिस्कवरी के थ्रू, हम डिस्कवर करें कुछ ना कुछ। सेकंड, हम स्टडी के थ्रू के लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड, कम्युनिकेट, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप रिमूव करते हैं, हम अपने कोलीग्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उनके नॉलेज से बेसिकली आगाह हो रहे होते हैं, हम उनका नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो हम उससे भी सीखते हैं बहुत कुछ। ऑब्टेनिंग नॉलेज फ्रॉम अदर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्यों जरूरत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नॉलेज को मैनेज, नॉलेज व्हाई द नॉलेज शुड बी मैनेज्ड। बेसिकली ये ट्रैक, मेजर, शेयर एंड मेक यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इन अ स्कूल, के इसमें ये इन सब में इन्वॉल्व हो रहा होता है। कैप्चर, शेयर या प्रोडक्टिव नॉलेज को आगे डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई नॉलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड। बेसिक्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये नॉलेज की एक्चुअल हम डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि इट इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन या वैल्यूज या बिलीव या एक्सपीरियंस, रूल्स या प्रोसीजर है। नॉलेज इज बेसिकली दिस। अब नॉलेज की कैटेगरीज, नॉलेज 2 किस्म का हो सकता है। टैसिट नॉलेज हो सकता है या कल्चरल नॉलेज। टैसिट वैसे तो खामोश को कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नॉलेज जो आपके एक्सपीरियंस पर बेस करता है, जो आप इसको वर्ड्स में लिखना जरा मुश्किल होता है। पर्सनल विजडम या आपकी अपनी जो विजडम है या एक्सपीरियंस है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड कोडिफाई, कि आप इसको डॉक्यूमेंट या रिटन फॉर्म में लाना ज़रा मुश्किल होता है। कल्चरल नॉलेज क्या है, इट इज़ कल्चरल बेस्ड, इसमें स्कूल या रीजन या लैंग्वेज या रिलीजन या नेशन के बारे में जो नॉलेज होगा, दैट इज कल्चरल नॉलेज। तो ये नॉलेज की कैटेगरी है। देन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, ये इन्होंने फ्रेमवर्क डायग्राम बनाई हुई है। नंबर 1, नॉलेज की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, नॉलेज की जरूरत क्यों है। देन एग्जिस्टिंग नॉलेज की डिस्कवरी, के एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को डिस्कवर करेंगे कि पहले से क्या मौजूद नॉलेज प्रेजेंट है, तो हम इससे 2 चीजें एक्वायर करते हैं। एक तो नॉलेज हम गेन कर रहे होते हैं। सेकंड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उससे न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं, हम उससे न्यू हम उस थिंकिंग स्किल्स इनहांस हो रही हैं, थिंकिंग एबिलिटी इनहांस हो रही है, तो हम उससे न्यू नॉलेज जनरेट कर सकते हैं। जब नॉलेज एक्वायर होगा तो ऑब्वियसली वो स्टोर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज होगी। सिमिलरली अगर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज है, वो भी स्टोर हो रहा है आपकी मेमोरी में, ऑर्गेनाइज हो रहा होगा। देन न्यू नॉलेज जब एक्वायर होगा तो आप उसको शेयर करेंगे फर्दर नेक्स्ट इंडिविजुअल्स को या अपने कोलीग्स के साथ। एंड देन जब वो आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आप उस नॉलेज को यूज करेंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। सिमिलरली जो स्टोर्ड नॉलेज है या ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं और अप्लाई करें इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च।
एक्शन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट आपको सबसे पहले एक्शन रिसर्च पता हो एक्शन रिसर्च क्या चीज़ है। मैंने इसकी डेफिनेशन ऐड की है। इट इज़ अ स्टडी कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ एन एक्टिविटी, कि आप अपनी ड्यूरिंग जॉब आप एक एक्टिविटी या एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे। ये ज़्यादातर फील्ड ऑफ एजुकेशन में यूज़ की जाती है एक्शन रिसर्च के। विद इन द योर ऑक्यूपेशन, योर जॉब इन्वायरमेंट, आपने एक स्टडी कंडक्ट करनी है। ये स्टडी किस पर बेस करेगी? टू इम्प्रूव द मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ दोज इन्वॉल्व, कि आप जो मेथड या टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो 3 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन रिसर्च की। इट अराइजेस फ्रॉम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि आपने प्रैक्टिकली जो अप्लाई कर रहे हैं अपने नॉलेज को, ये उससे अराइज करती है एक्शन रिसर्च। सेकंड, पार्टिसिपेटरी नेचर होती है, आप पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होती है इसमें। और थर्ड वन इज इट्स वैलिडिटी इज स्ट्रेंथन्ड थ्रू पीयर एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन, कि जब आप एक वर्क इन्वायरमेंट, जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो पीयर एग्जामिनेशन और डिस्कशन से जो इस एक्शन रिसर्च है इसकी वैलिडिटी मजीद स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। फिर जी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी, इसमें इंक्वायरी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? ऑब्जर्वेबल सोशल एक्टिविटीज हैं। जब सोशल एक्टिविटीज है तो आप इन एक्टिविटीज को मोटिवेट करने के बारे में सोचेंगे। मोटिवेशन के बाद आप ये एक्टिविटीज शेयर करेंगे, अवेलेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज एक्टिविटी, आप इन एक्टिविटीज को इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन एक्टिविटीज का। फाइनली गोल एंड इंटरेस्ट टू डॉक्यूमेंट, एक्सप्लिकेट या क्रिटिक ट्रांसफॉर्म, के आप इस जो एक्टिविटीज जिनको आपने स्टडी किया है आप इसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लाएंगे, रिटर्न फॉर्म में लाएंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है? दो हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसका या पार्टिसिपेटरी, और सेकंड पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हैं रिसर्च को, पार्टिसिपेटरी में आप इटसेल्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं और फर्दर इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्टडिंग सोशल इश्यूज दैट कंस्ट्रेन इंडिविजुअल लाइव्स, emphasizing equal collaboration, focusing on life enhancing changes and resulting in the emancipated practitioner. देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो एक्शन रिसर्च है उसको एज अ साइकिल देखता है। इसमें क्या है? लुक, आपने सबसे पहले कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, अब आप उसके बारे में थिंक करेंगे, सोचेंगे। आपने देखा, उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप उस पर एक्ट करेंगे, कोई रिस्पॉन्स देंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब रिस्पॉन्स देंगे तो अगेन रिस्पॉन्स की वजह से जो चेंज आया है आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन थिंक एंड एक्ट। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फोकस, आपने सबसे पहले एरिया ऑफ फोकस या कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। आपने उसके बारे में सोचा, आप उसके बारे में गो थ्रू करेंगे और फिर डाटा कलेक्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डाटा कलेक्शन के बाद आप उस को एनालिसिस करेंगे, डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद आपने उसको इन एक्शन लाना है। डेवलप एन एक्शन प्लान, एक्शन प्लान डेवलप करेंगे और फिर आप वो अप्लाई करेंगे। फिर जो चेंजेस आएंगे आप उसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एक्शन रिसर्च को एज अ साइकिल लेता है। नेक्स्ट, अगेन अनदर डायग्राम। ये एक साइक्लिक प्रोसेस, क्या आपने देखा, सोचा, उस पर एक्ट किया, अगेन ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, एक्ट करेंगे। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इंगेजिंग इन एक्शन रिसर्च। इसमें क्या आता है? टीचर इन अ साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च टीचर को इंगेज करती है 3 तरह की एक्टिविटीज में, एक्सपीरियंस, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन और एक्शन। और ये डेलिब्रेट होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन होती है एक्शन रिसर्च। और पर्सनली आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं, सीरीज ऑफ इटरेशन होती है कि हर स्टेप पिछले स्टेप के साथ लिंक कर रहा होता है और उसी से जनरेट होकर कंटिन्यू होता है। देन एथिकल प्रैक्टिस क्या है इन एक्शन रिसर्च? इट शुड बी कोलैबोरेटिव इन नेचर, इट इज कोलैबोरेटिव इन नेचर। और सेकंड, इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव, कि इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके या फिर ट्रांसफर किया जा सके। देन रीजंस टू डू एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च की क्या जरूरत है, क्यों जरूरी है एक्शन रिसर्च करना? नंबर 1, ये एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बिल्डअप करने में हेल्प ऑफ करती है।
फिर न्यू आइडियाज आप इससे जनरेट कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च से आपने एक प्रॉपर डाटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, उसको इंटरप्रेट किया, आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो आप इससे न्यू आइडियाज टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स जनरेट कर सकते हैं। इट इज रिलायबली असेस देयर इफेक्टिवनेस एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। प्रोफेशनल इट कंट्रीब्यूट टू प्रोफेशनल कल्चर ऑफ टीचिंग एट योर स्कूल एंड देन यू कैन क्रिएट मीनिंगफुल एंड लास्टिंग चेंज। आप जब रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, एक्शन प्लान डेवलप करेंगे, तो ये मीनिंगफुल लास्टिंग चेंज देयर पास चेंज डेवलप करता है फॉर टू इम्प्रूव द स्टूडेंट अचीवमेंट। देन लेवल्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च के द इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर फॉर क्लासरूम ग्रुप ऑफ टीचर्स होंगे। इसके 3 लेवल्स, इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर है, एक सिंगल प्रैक्टिशनर। अब वो प्रैक्टिशनर when a number of other teachers involved, then a group of teachers will become। तो फर्स्ट एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर था, फिर एक ग्रुप ऑफ टीचर बन गया उससे, और ग्रुप ऑफ टीचर के बाद जब एडमिनिस्ट्रेटर या अदर स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होंगे तो एक कम्युनिटी बन जाएगी। दीज आर द लेवल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। देन हाउ टू गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कैसे करना है एक्शन रिसर्च को? सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उस पर डिसाइड होना फोकस, आप एक ऑब्जेक्टिव उस पर बना लेते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। फिर आप उससे ऑनवर्ड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, लिटरेचर पर रिसर्च करेंगे कि पास्ट स्टडीज क्या कहती हैं उसके बारे में, और डाटा, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं? बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हैं, गूगल इज एन ओपन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्निकल रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, एकेडमिक थीसिस हो सकते हैं, डिसर्टेशन, और ये प्रिंटेड ऑनलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च स्टेप्स। एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के स्टेप्स हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, लिटरेचर सर्च किया। नंबर 3, आपने उसका सॉल्यूशन डिफाइन, यानी कि ये मेथडोलॉजी में आता है। बेसिकली आपने मेथड एक डेवलप करना होता है कि अब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है। देन अप्लाई द सॉल्यूशन एंड कलेक्ट द डाटा। आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, एंट्री होगी, उस पर एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस एनालिसिस के बाद अब आप उस डाटा से रिजल्ट्स डिड्यूस करेंगे। आपके पास जो रिजल्ट आए हैं आप उससे इंटरप्रेट करेंगे, आप उससे एवेल्युएशन करेंगे, रिपोर्ट योर फाइंडिंग, आप उन फाइंडिंग्स को फिर रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट में इंटरप्रेट करेंगे। देन उस रिजल्ट्स की बेस पर आप एक्शन प्लान डेवलप करेंगे, टेक एक्शन, आपका रिस्पॉन्स होगा, आप रिकमेंड करेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर ये प्रॉब्लम, इसका ये रिजल्ट है, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाए तो ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर इनकाउंटर नहीं होगी। नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च इंपिरिकल होती है, सिस्टमैटिक होती है, वैलिड होती है, रिलायबल होती है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होती हैं इसकी। इनमें से 2 चीजें तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ये नीचे इन्होंने दोनों का डिटेल भी दी हुई है। इंपिरिकल की तरफ आ जाए। इंपिरिकल का मतलब है इसमें इंपेरिसिज्म इन्वॉल्व होती है। इंपेरिसिज्म क्या है? ऑल नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, के हर नॉलेज, तमाम नॉलेज जो प्रीवियस डाटा है उससे इवॉल्व हुआ है, तो ये एक्शन रिसर्च इंपीरिकल होती है। सिस्टमैटिक, आपने अभी इसमें स्टेप्स पढ़े हैं ऊपर कि एक सिस्टमैटिक वे से आप जो कंक्लूजन है उस तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन रिव्यू, कलेक्ट डाटा, एनालिसिस, देन ड्रॉ कंक्लूजन। और वैलिडिटी अभी ऊपर बताया था मैंने। वैलिडिटी में 2 चीजें आती हैं, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में आप अपने रिजल्ट्स को खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज, कि वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप ओवरऑल पॉपुलेशन पर जनरलाइज करें। It should be there should be validity to generalize your results to the general population. Then action research should be reliable होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसके रिजल्ट्स में। देन एक्शन रिसर्च कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि जो लिटरेचर में रिजल्ट्स आए हैं वही आपके रिपीट हो रहे हैं, जब आगे अगर फर्दर उसी पर रिसर्च की जाए तो उसके भी रिजल्ट्स वैसे ही आने चाहिए। एक्शन रिसर्च कैन टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म। अब एक्शन रिसर्च के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। नंबर 1 बेसिक रिसर्च हो सकती है, अप्लाइड रिसर्च हो सकती है। बेसिक में डिस्क्रिप्टिव होती है, आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिसर्च इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्सटेंड करना, एक्सप्लेन करना। और जो अप्लाइड रिसर्च होते हैं इसका पर्पस होता है कि आप उसको, जो रिसर्च है आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। This was all for this lecture from 2 or 3 topic to 212 topic.
इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए। ओ सॉरी, ये आपका एक डायग्राम रह गई है, ये भी आपको बताना था। एक्शन रिसर्च फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या आता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए एक्शन रिसर्च क्या क्या इन्वॉल्व है टीचिंग एंड लर्निंग में। इट शुड बी कॉन्फिडेंट दैट व्हाई वी आर हियर, हमें अपना पर्पस पता हो कि हम अगर टीचर की सीट पर हैं तो हमारा क्या पर्पस है। हाउ वी मेक डिसीजन, हम डिसीजन कैसे बनाए, इफेक्टिव डिसीजन होने चाहिए, एफिशिएंट डिसीजन होने चाहिए, दैट लीड्स टू स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट, दैट व्हाट इन्फॉर्म्स आवर डिसीजन, हमारे डिसीजन को कौन इन्फॉर्म कर रहा है। देन प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, व्हाट इज प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज, आप पहले ये समझें तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स, एजुकेटर्स का ग्रुप है जो कंटिन्यूअली रेगुलर मीटिंग होती है उनके दरम्यान में, जिसमें अपनी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज या स्किल्स वो शेयर करते हैं, वर्क कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ताकि वो उनकी टीचिंग स्किल्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इम्प्रूव हो। तो अब इट इज़ अ collaborative conversation that will be a part of regular school day teacher, or there should be a focus on results and staff will hold themselves accountable, professional learning team will function successfully, smart goals होने चाहिए for a professional learning communities। smart goals इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, as for specific, measurable, A for achievable, R for reliable and T for timely। these goals should be the part of action research। Action research teacher equality will inform practice, students who are experiencing difficulty will be supported by this professional learning community। इस ये जो एक एक्टिविटी है, दिस इज बेसिकली एक्टिविटी, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो वो डिफिकल्टी फील कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज, वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लर्निंग इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर is another name of this professional learning community। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबकी अप्रिशिएटिंग कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।